आदित्य अब तक दिव्या को बड़े प्यार से देख रहा था। दिव्या आदित्य से नजरें फेरकर उठकर जाने लगती है। तभी पीछे से उसे आदित्य की आवाज़ आती है। नफरत हो रही है तुम्हें मुझसे? आदित्य के इस सवाल से दिव्या के दिल में जैसे एक दर्द सा उठता है। दिव्या बिना कोई जवाब दिए वॉशरूम की ओर चली जाती है। शावर के नीचे आंखें बंद करके दिव्या खड़ी हो जाती है। शावर से गिरता पानी सर से होकर नीचे तक जाने लगता है। इधर स्वरा वॉशरूम से एक टॉवेल को लपेटे बाहर की ओर आती है। रूहान बेड पर बैठा अपना फ़ोन चला रहा था कि तभी अचानक रूहान की नज़र स्वरा पर पड़ती है। स्वरा का भीगा हुआ बदन उस टॉवल में पूरी तरह से छिप नहीं रहा था। टॉवल उसके घुटनों के ऊपर था। रूहान स्वरा को ही देख रहा था कि झट से उससे नज़रें हटा लेता है। स्वरा अपने ही मग्न में गीले बालों को टॉवल में पोंछने लगती है। ना चाहते हुए भी रूहान की नज़र स्वरा पर ही जा रही थी। स्वरा उसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। खुद को कंट्रोल करना जब रूहान के लिए मुश्किल हो जाता है तो वह सीधे स्वरा के पास जाकर झट से कसकर उसकी कमर को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें पता नहीं है यहाँ तुम्हारे अलावा कोई रहता है जो कि एक लड़का है, तो वैसे तुम बाहर कैसे आ सकती हो? तुम में अक्ल नहीं है? स्वरा मुस्कुराते हुए रूहान के सीने पर हाथ फेरते हुए कहती है, अक्ल है इसलिए तो टॉवल पहनकर बाहर निकली हूँ, वरना मैं तो वैसे ही बाहर आ जाती। और वैसे भी जो लड़का इस कमरे में रहता है वो मेरा हस्बैंड है। सो मिस्टर हस्बैंड, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें मुझे पूरी तरह से देख सकते हो। बोलते हुए स्वरा अपनी टॉवेल को खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। रूहान स्वरा के कमर को छोड़ दोनों हाथों को पकड़ लेता है और फिर उस पर चिल्लाते हुए, यू इडियट गर्ल, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या किए जा रही हो? स्वरा खुद के हाथों को छुड़ाकर, कल तो बहुत ही ज़्यादा बोले जा रहे थे कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। हम हस्बैंड वाइफ हैं तो फिर अब क्या हुआ? मैं तो वही कर रही हूँ जो हस्बैंड वाइफ में होता है। रूहान स्वरा को देखकर सीधे कमरे से बाहर निकल जाता है। स्वरा उसे देखते हुए मन में, तुम्हारे दिमाग को मैं इतना खराब कर दूंगी कि तुम खुद मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दोगे। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे यहाँ लाकर कितनी ही बड़ी मुसीबत को बुला दिया है। वो पागल है, कुछ भी कर सकता है। इधर दत्ता मेंशन सपना सोफे पर बैठी हुई थी। अनु स्कूल जा चुकी थी। शिखा आकर सपना के पास बैठ जाती हैं। सपना उन्हें देखते ही ठीक से बैठ जाती है। शिखा सपना को देखते हुए, क्या हुआ है बेटा? आप अचानक आधी रात को ही यहाँ आ गए। हमें तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। कहीं आपकी दामाद जी से झगड़ा तो नहीं हो गया ना? अपनी माँ को इतना सोचता देख सपना उनके दोनों हाथों को थाम लेती है और उनके आँखों में देखते हुए ही कहती है, माँ आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। शिखा एकदम से परेशान होकर, तो फिर वहाँ आपको किसी ने कुछ कहा या कुछ ऐसा हुआ जो उन्हें पसंद नहीं आया? ऐसा है तो हम उनसे
माफ़ी मांग लेंगे। सपना, माँ आप पहले तो बिल्कुल शांत हो जाइए। आप जैसा समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? शिखा सपना के गाल पर हाथ रखकर, आपको तो पता है ना बेटा, हम एक मिडिल क्लास फैमिली हैं। आपका इस तरह ससुराल से आधी रात को घर आना हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मोहल्ले के कुछ लोग तो आपको यूँ आधी रात को देखकर तरह तरह की बातें बना रहे हैं। कहीं आपके कैरेक्टर पर शक कर रहे हैं, कहाँ हमारे परिवार को इतने बड़े खानदान से रिश्ता जोड़ने का नतीजा बता रहे हैं। सपना शांत सा शिखा की बात सुनने लगती है। तभी अनु रोते हुए बाहर से आती है। उसको रोता देख सपना का दिल एकदम से घबरा जाता है। वह जल्दी से उठकर अनु के पास जाकर उसे गोद में उठा लेती है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए, क्या हुआ है बच्चा? अनु सुसकते हुए कहती है, मम्मा वो अंकल सब कह रहे हैं कि पापा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। अब वो हमारे पास कभी भी नहीं आएंगे। बोलते हुए अनु फिर से रोने लगती है। सपना अनु के स्कूल बैग को हटाकर नीचे रखकर, नहीं नहीं बच्चा, ऐसे नहीं रोते। आप गुड गर्ल होना, और गुड गर्ल ऐसे नहीं रोते हैं। अनु एकदम से कहती है, मम्मा मुझे पापा से बात करनी है, मुझे पापा से बात करनी है। सपना अनु के साथ सोफे पर बैठती है। अच्छा ठीक है, हम पापा से अभी बात करते हैं। कहते हुए सपना अनुज को कॉल करती है, लेकिन अनुज कॉल को रिसीव ही नहीं करता। कई बार कोशिश करने पर भी अनुज कॉल नहीं रिसीव करता है। यह देखकर शिखा का डर जैसे सच में बदल जाता है। सपना फ़ोन को देखते रह जाती है। फिर उसकी नज़र शिखा पर चली जाती है, जो डर की भावना लिए खड़ी थी। अनु जिद करते हुए, मम्मा मुझे पापा से बात करनी है। सपना अपना फ़ोन टेबल पर रखकर अनु को संभालते हुए, हाँ बच्चा हम बात करेंगे, पहले आप चेंज कर लो, फिर हम उनसे बात कर लेंगे। अनु ना में सिर हिलाते हुए जिद करने लगती है। तभी शिखा खोए हुए अंदाज में कहती है, सपना कहीं हमने इतने बड़े खानदान में आपका रिश्ता जोड़कर कोई गलती तो नहीं कर दी है ना? शिखा के बोलते ही सपना अपनी तेज आवाज़ में, माँ ये आप क्या अनाप शनाप बातें किए जा रही हैं? सपना की इतनी तेज आवाज़ से अनु बिल्कुल चुप हो जाती है। शिखा कुछ कहने को होती है कि सपना अपना हाथ दिखाते हुए, बस माँ बस, मैंने बहुत सुन लिया, अब और नहीं। कहते हुए सपना अनु को गोद में लिए उठती है और स्कूल बैग पकड़कर कमरे की ओर बढ़ जाती है। शिखा सपना को देखती रह जाती है। वहीं ज्येष्ठा पर बेड पर बैठी ध्रुव के बालों को सहला रही थी। ध्रुव अपना सर ज्येष्ठा की गोद पर रखते हुए था। ज्येष्ठा खोए हुए अंदाज में कहती है, कितनी अजीब बात है ना, कहाँ मैं तुमसे इतनी नफरत करती थी और आज तुम्हारे बगैर नहीं रह पाती। पहले तुम्हें देखकर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब तुम्हें देखते ही मुझे सुकून सा मिलता है। ध्रुव आंखें खोलकर ज्येष्ठा को देखता है, जिसके चेहरे पर सुकून था। ध्रुव ज्येष्ठा को देखते हुए, बेबी मुझे तुम्हें कुछ बोलना है।
ज्येष्ठा ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव ज्येष्ठा की आंखों में देखते हुए, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जब मैं तुम्हारे आंखों के सामने गलत दिख जाऊं, तो तुम मुझ पर विश्वास करोगी या फिर नफरत? ज्येष्ठा कंफ्यूज होकर ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव ज्येष्ठा को इतना कंफ्यूज देखकर लैपटॉप ऑन करता है। ज्येष्ठा स्क्रीन की तरफ देखती है तो एकदम से उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वहीं ध्रुव एकटक ज्येष्ठा के चेहरे को देखने लगता है। ज्येष्ठा लैपटॉप की स्क्रीन को देख ही रही थी कि अचानक वह लैपटॉप को उठाकर फेंक देती है। ध्रुव बस ज्येष्ठा को देखता रह जाता है। ज्येष्ठा लैपटॉप को देखते हुए, ये सब झूठ है, ये नहीं हो सकता। ध्रुव ज्येष्ठा के कंधे पर हाथ रखता है तो ज्येष्ठा तुरंत ध्रुव के गले लग जाती है। ज्येष्ठा गले लगे हुए, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, ये सब झूठ है। ध्रुव ज्येष्ठा की पीठ पर हाथों से सहलाते हुए आंखें बंद कर लेता है। ज्येष्ठा बहुत देर तक ध्रुव के गले लगे रहती है। ध्रुव धीरे से ज्येष्ठा से अलग होकर उसे देखने लगता है। ज्येष्ठा की आंखों में दर्द दिख रहा था। ये देखकर ध्रुव अपने सिर से ज्येष्ठा के सर को जोड़ आंखें बंद करते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी। ज्येष्ठा के आंखों से एक बूंद आंसू गालों से होते हुए गिर जाता है। ध्रुव आंखें खोलकर ज्येष्ठा के आंसुओं को पोंछते हुए, यू ट्रस्ट मी ना बेबी। ज्येष्ठा हाँ में सिर हिलाकर रूखे गले से कहती है, खुद से भी ज़्यादा तुम पर मुझे विश्वास है। ध्रुव ज्येष्ठा की आंखों में देखने लगता है। ध्रुव बहुत डर लग रहा था कि मैं तुम्हें ये सब के बारे में कैसे बताऊंगा। बहुत दिनों से मैं इस वजह से बहुत डिस्टर्ब था, लेकिन आज तो तुमने ये कहा है कि तुम मुझसे पहले नफरत करती थी, तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिल गई। ज्येष्ठा बीच में ही काबू आई सब बोलते हुए ज्येष्ठा बहुत ही सीरियस होकर ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव, कुछ दिन पहले जब मैं डील के लिए यूरोप गया था, तब डील के दौरान पार्टी में किसी ने मेरी ड्रिंक पर ड्रग्स मिला दिया था, जिसकी वजह से मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं है। जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मैं उस लड़की के साथ बेड पर था, वो भी ऐसी हालत में कि मैं खुद समझ नहीं पाया कि आखिर मैंने ये कैसे कर लिया। कहते हुए ध्रुव की आंखों में एक गिल्ट दिखने लगता है। ज्येष्ठा अपने हाथों में ध्रुव के चेहरे को भरकर उसके माथे को चूम लेती है और आंखों में देखते हुए, आई रियली ट्रस्ट यू ध्रुव। मुझे पता है कि तुम होश में रहकर कभी ये सब नहीं करते। ध्रुव एकटक ज्येष्ठा की आंखों में देखने लगता है। ज्येष्ठा एकदम गुस्से में, तुम सब मुझे उस लड़की के पास ले जाओ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें छूने की? ध्रुव एकदम सीरियस होकर, तुम्हें क्या लगता है उसकी ऐसी हरकत के बाद वह जिंदा रहती? मैंने तो उसी वक्त उसी बेड में उसकी जान ले ली। यह सुनकर ज्येष्ठा ध्रुव के गले लग जाती है। ध्रुव शांत सा ज्येष्ठा के पीठ पर हाथ रखता है। वहीं दिव्या अपने हाथ में फिल्स की बोतल लिए उसे बड़े गौर से देख रही थी। वहीं आदित्य स्टडी रूम में लैपटॉप की स्क्रीन पर दिव्या को देख रहा था। बहुत देर तक देखने के बाद दिव्या पिल्स की बोतल खोलती है। दिव्या को ऐसा करता देख
आदित्य के अंदर डर पैदा होने लगता है, लेकिन फिर भी वह वैसे का वैसा बैठे रहता है। दिव्या कुछ पिल्स हाथों में लेकर देखने लगती है। पिल्स को देखते हुए अचानक से दिव्या के कानों में एक आवाज़ गूंजने लगती है, वाइफी, तुम्हें मेरी कसम, तुम कभी भी वो पिल्स नहीं लोगी। यह सुनाई देते ही दिव्या पिल्स को फेंक देती है और चिल्लाते हुए रोने लगती है। वह अपने दर्द को सह ही नहीं पा रही थी। आदित्य जल्दी से कमरे की तरफ दौड़ कर जाता है। कमरे में पहुंचते ही आदित्य सीधे दिव्या को गले लगा लेता है। दिव्या रोते हुए, क्यों क्यों हर बार मेरी वजह से किसी न किसी की जान चली जाती है। आदित्य दिव्या को संभालते हुए, खुद को संभालो वाइफी। दिव्या आदित्य को जोर से धक्का देती है और रोते हुए चिल्लाकर, संभालने लायक आपने छोड़ा ही कहाँ है। मौत की वजह मुझे बनाकर आपने मुझे इस कदर तोड़ दिया कि मैं खुद को संभालने के लिए इस दवाई का भी सहारा बिल्कुल भी नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि आपने अपनी कसम देकर मुझे बांध लिया है। मैं अपनी कसम भी तो नहीं तोड़ सकती हूँ। आपने इतना गलत किया, फिर भी मैं आपसे नफरत नहीं कर पा रही हूँ। इन सब से दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपके बगैर रह भी तो नहीं सकती हूँ। मेरा प्यार हमेशा सही राह पर चलता था, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि एकदम उसने इतना कदम उठा लिया। क्या आपके लिए मेरा प्यार कम पड़ गया था? आपको पता था कि मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ गले ही तो लगी थी, सोई तो नहीं थी उसके साथ। दिव्या के इतना बोलते ही आदित्य दिव्या को एक थप्पड़ मार देता है। दिव्या सीधे बेड पर गिर जाती है। दिव्या सर उठाकर आदित्य को देखती है, जो गुस्से से दिव्या को ही देख रहा था। दिव्या के होठों के कोने से हल्का खून भी बह रहा था। आदित्य एकदम से दिव्या के हाथ को खींचकर खड़ा करता है और कंधे पर जोर से पकड़कर, मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। खुद को समझती क्या हो? हर बार हर वक्त बस तुम मुझे हर्ट करती रहती हो, और आज तो हद कर दी है तुमने। जो मन में आया बस बक देती हो। ये कभी नहीं सोचती हो कि मुझे ये सबसे कितनी ज़्यादा तकलीफ होगी। कभी तुमने ये सोचा जो मैं कर रहा हूँ उसके पीछे की वजह क्या है? मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम ही इम्पोर्टेंट नहीं हो, मेरा पूरा परिवार भी है। जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगा तब तुम अपनी इन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा पछताओगी। मैंने जो किया वो करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कहते हुए आदित्य रुक जाता है। दिव्या बस एकटक आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य की पकड़ दिव्या के कंधे पर ढीली होने लगती है। वह दिव्या के चेहरे को देखता है, जो आदित्य के थप्पड़ मारने की वजह से गाल सूज चुके थे। होठों से बहता खून बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। यह सब देखकर आदित्य दिव्या को छोड़कर दीवार पर जोर से पंच मारता है। दिव्या आदित्य को देखकर कसकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। आदित्य दिव्या के पास आकर उसके होठों से बहते खून को अंगूठे से पोंछ लेता है। दिव्या आंखें खोलकर आदित्य को देखती है। आदित्य दिव्या की आंखों में देखते हुए, क्यों करती हो तुम ऐसा?
कि मैं खुद को तुम्हें हर्ट करने से रोक ही नहीं पाता। ये सब बोलते हुए तुम्हारी जुबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई। गुस्सा अपनी जगह है, प्यार अपनी जगह है, लेकिन ये शब्द तुम्हारे जुबान पर भी कैसे आ सकती हैं? ऐसे शब्द बोलने से अच्छा तुम मेरे दिल पर खंजर ही घोंप देती। दिव्या को अब एहसास होने सा लगता है कि उसने कितनी ही बड़ी गलती कर दी, जो आदित्य के दिल को छन्नी करने के लिए काफ़ी थी। ये सब एहसास होते ही दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आंसू भरी आंखों से आदित्य को देखते हुए रूखे गले से कहती है, सॉरी। आदित्य दिव्या की आंखों में देखकर उसकी ओर बढ़कर होंठों से आंखों को चूम लेता है। दिव्या की आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें बंद होते ही दिव्या के आंसू गालों पर लुढ़क जाती हैं। आदित्य थोड़ा पीछे होकर दिव्या के आंसुओं को पोंछता है। अचानक से दिव्या के मुंह से आह निकल जाती है। आदित्य देखता है तो दिव्या का गाल अब पूरा लाल हो चुका था, जिससे आदित्य के छूने से दिव्या को दर्द होता है। दिव्या को बैठाकर आदित्य फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके गालों पर धीरे धीरे से दवाई को लगाने लगता है। दिव्या बस आदित्य को देखती रहती है। दवाई लगाने के बाद आदित्य दिव्या को देखने लगता है। दोनों की नज़र आपस में मिल जाती है। नज़रें मिलते ही जैसे दोनों का पल वहीं थम सा जाता है। दोनों अपनी नज़रों में पूरी तरह से खो जाते हैं। नज़रों में खोए हुए ही दिव्या कहती है, क्या प्रिंस को मारने के पीछे की वजह वो नहीं है जो मैं समझ रही हूँ? आदित्य सुनकर कुछ देर तक दिव्या को देखता है, फिर वह उठकर सीधे कमरे की ओर बाहर चला जाता है। दिव्या बस आदित्य को देखती रह जाती है। आदित्य स्टडी रूम में जाता है। तभी ध्रुव आकर आदित्य से कहता है, आदि, दुश्मन ऐसा छुप कर बैठा है कि आगे आने का नाम तक नहीं ले रहा है। वो जो चाहता था सब कुछ तो हो रहा है, पर दुश्मन का नामो निशान तक नहीं। ध्रुव के बोलने पर आदित्य कोई रिएक्ट नहीं करता। उसके कुछ ना रिएक्ट करने पर ध्रुव आगे बढ़कर आदित्य के आगे खड़ा होकर देखने लगता है। आदित्य आंखें बंद करके खड़ा था। उसे ऐसा देख क्या हुआ? क्या फिर से दिव्या से झगड़ा हो गया? आदित्य आंखें बंद करके ही, मैंने उसे थप्पड़ मारा है। ध्रुव एकदम हैरानी से, व्हाट? आदित्य आंखें खोलकर अपने हाथ को देखते हुए, इसी हाथ से मैंने उसे थप्पड़ मारा है, कहकर आदित्य जोर से अपने हाथों को कांच की टेबल पर मारता है। ध्रुव आदित्य के हाथों को देखता है, जिस पर कांच घुस चुके थे और हाथ खून से सन चुका था। ध्रुव आगे बढ़कर आदित्य को सोफे पर बिठाता है और खुद भी बैठ उसके हाथों पर धंसे कांच को निकालने लगता है। कांच निकालने पर भी आदित्य के चेहरे पर एक दर्द तक नहीं दिखता। ध्रुव आदित्य के हाथों का एक कांच निकालते हुए, कहीं ये गेम खेलकर हम गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा तुम दोनों का रिश्ता इफेक्ट हो रहा है। तुम कहो तो हम यहीं सब गेम को रोक दें। आदित्य झट से जवाब देता है, नो, इतने मुश्किल से हमने प्रॉब्लम क्रिएट किया है। अगर हमने यहीं रोक दिया तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। कौन है, क्यों है, किस लिए सब करना चाहता है।
ध्रुव हाँ में सिर हिलाता है। वहीं दित्ता मेंशन में अनुज सपना के कमरे पे बेड पर बैठा हुआ था। अनु अनुज के गले लगे हुए सो रही थी और सपना अनुज के पास बैठी हुई थी। उसकी नजरें बस अनुज पर टिकी हुई थीं, जो अनु के पीठ को सहला रहा था। सपना अनुज को देखते हुए माँ मुझसे आधी रात को यहाँ आने की वजह पूछ रही थी। अनुज सपना को देखकर तो तुमने क्या कहा? सपना खामोशी से अनुज को देख अपना सर उसके कंधे पर रख लेती है। अनुज सपना के सर को सहलाते हुए, सना, अगर अनु की बात न होती तो मैं कभी तुम्हें यहाँ नहीं आने देता। घर की कंडीशन अब बिल्कुल ठीक नहीं है। झगड़े होते रहेंगे तो अनु पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। सपना आंखें बंद किए। हमें पता है, पर हम घर की बात माँ को नहीं बताना चाहते। मेरे ना बताने से माँ बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्हें लगता है हमारा झगड़ा हो गया है, और वो तो ये भी कह रही थी कि ऊंचे खानदान के साथ रिश्ता जोड़ने का यह नतीजा हो रहा है। अनुज सपना को देखने लगता है। सपना सर उठाकर अनुज को आंखें से इशारा करती है। इस पर अनुज अनु की तरफ इशारा करता है। सपना उठकर अनु को अनुज से अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती, क्योंकि अनु ने कसकर अनुज की जैकेट को पकड़ लिया था। यह देखकर अनुज मुस्कुराने लगता है और सपना बुरा सा मुंह बना लेती है। अनुज एक हाथ से अनु को पकड़कर दूसरा हाथ फैलाते हुए, ऐसे भी तुम मुझे हक कर सकती हो। सपना मुस्कुराते हुए अनुज के गले लग जाती है। सपना, इन कुछ दिनों में मैंने आपको बहुत मिस किया है। सपना के इतना बोलते ही अनु नींद में की कहती है, आई रियली मिस यू पापा। अनु मुस्कुराते हुए अनु के माथे पर बहुत ही अच्छी तरीके से किस करता है। फिर सपना के माथे पर दोनों को बाहों में भरकर, मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। मैंने भी तुम दोनों को बहुत ही ज़्यादा मिस किया। प्रीत अपने दर्दों को संवारे सो रही थी। तभी अर्जुन बालकनी से आता है। वह कमरे में देखती है तो तुरंत प्रीत की ओर बढ़ जाता है। अचानक उसे याद आता है। वह दरवाजे की तरफ जाकर उसे अंदर से लॉक कर देता है। प्रीत गहरी नींद में सोई थी। अर्जुन प्रीत के बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है, क्योंकि अर्जुन को पता चल चुका था कि प्रीत रात को ना सोकर सुबह नींद की गोली लेकर सोती है, जिससे उसके उठने में बहुत कम चांसेस थे। अर्जुन बहुत गौर से प्रीत के चेहरे को देखते हुए उसके सर को सहलाने लगता है। दोस्तों, प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि मुझे आगे की वीडियो बनाने में इसी तरह से प्रेरणा मिलती रहे। और दोस्तों, आप लोग तो लाइक और कमेंट करना तो भूल ही जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।